चोरी है। आवाज आ रही है। कविता नंबर 1, कविता का नाम है वार्म अप। चांद से काटू आगों को, घाट से घोटू धागों को, नमक लगा दूं दागों को, खड़े हो कि तुम भागो तो। सफ़र चले है धीरे धीरे, मंजिल धीमी याद सिकेगी, हस्ती मेरी तभी बिकेगी। आग मेरी ठंडी होगी, मेरे पाँव बंधे होंगे, मेरे हाथ अंधे होंगे, मेरे 4 कंधे होंगे। खुद ही प्रेमी, खुद की अम्मा, खुद का चेहरा लम्हा लम्हा मेरे कान में चीखेगा। मेरे बगीचे का पौधा बादल पर्वत खींचेगा, माली की गुस्ताखी में अपने तलवे सींचेगा। तब अपनी मुस्का, अपना रोना, रगड़ कलाई अपनी सोना मुझे भूलता जाएगा। मेरे जेब से छोटा चाकू जांग में धंसता जाएगा। चीखूं तो भी नज़र ना आना, सच्चाई से शहर बसाना। शहरों के बाज़ारों में, ऊपर उठते ज्वारों में, किश्तों की मझधारों में, रिश्तों की मीनारों में, प्रेम की नंगी तारों में, दिन के रात किनारों में, फकट टपकती लारों में तुम रहते हो, मैं रहता हूँ। वो कहते हैं, अरे ओ सोने वालों आँख न खोलो, सोते सोते घर जाना है, उठ बैठे तो मर जाना है। कविता नंबर 2, धनुष। प्रत्यंचा के आदर्श हैं संघर्षरत, मोड़े न मुड़े कठोर दंड जिद रीढ़ की हड्डी। कड़कड़ 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 ध्वनियाँ गूंजती हैं हर रूढ़िवादी स्वप्न के टूटने पे। रेशे उल्लास से चीखते हैं, चीतकार है दर्द से और त्रास से। हे पिनाक तुम टूटना मत। खिंचे तने संबंध आदर्श और यथार्थ में, मध्य फंसा हुआ बाण कर्म का, रोके न रुके छोड़े न छुटे। गांडीव समर में है, अर्जुन भंवर में है, समय चक्र हाय रुक जा, गूंजेगी गीता। खिंच चुका है दंड, है चरम ये क्षण, चिरंजीवी संघर्षरत मन। दिव्यता है, भव्यता है कहाँ गंतव्य। चहु ओर है बाण वर्षा, भाप बन उड़ते हैं प्राण। हर क्षण झुक रहे हैं रीढ़ की हड्डी के पुर्जे, फिर कभी तो टूटते हैं नित नए संघर्ष जैसे। इस दृश्य का ही भक्त हूँ मैं, सत्य मुझको देखने दो। हे राम कलश मत भेदना, खत्म हो जाएगा सब कुछ क्षण भर में, जैसे टूटी थी प्रत्यंचा। इस कविता का नाम है हर कहानी। जल्दी खत्म होगी। चाय की ये प्याली साली मांगती है चुस्की, खाली छोड़ती है दाग, भाग झाग बह रहा है होठों के कोने, मांगते हैं पानी। चाटता हूँ थूक भूख, जागती है बेहद। भागता रहा हूँ मैं, चाहता रहा हूँ मैं, सूंघ लूँ मैं प्याला साला मरने से पहले। तोड़ने से पहले प्याली चाट जाऊँ और फिर मैं लेटूँ और स्वप्न देखूँ यादगार और यादगार। थैंक यू। अमन जी बहुत अच्छी रचना है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बेस थोड़ा ज़्यादा। हाँ, बहुत अच्छी रचना है, अच्छे ढंग से पढ़ी भी आपने रचना। और आपकी रचना की खूबी यह है कि उसमें भाषा का प्रवाह बहुत अच्छा है। कई बार प्रवाह इस तरह से है, प्रवाह छंद दोनों दो चीज़ें हैं। कई बार छंद भंग हो जाता है, लेकिन प्रवाह के चलते प्रवाह उसको पूरा कर देता है। जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हो और कहीं बड़ी अच्छी कालीन बिछी हुई हो, तो कई जगह बीच में गैप भी होता है ना, कालीन उसको कवर कर देता है। और प्रवाह का काम यही होता है। आपने प्रवाह के चलते आपके जो छंद टूट रहे थे, कई जगह आपने छंद का प्रयास किया, कई जगह ऐसा लग रहा था कि आपने छंद से शुरुआत तो की है लेकिन छंद को निभाया नहीं है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पर फोकस करना चाहिए। आप साहित्य की किसी भी विधा में कह रहे हों, लिख रहे हों, उसका एक विषय वस्तु की क्लैरिटी जो है ना, वो बड़ी आवश्यक है। हाँ, आपकी कविता सुनने में आनंद तो आ रहा है भाषा की ध्वनि के चलते, लेकिन कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुन क्या रहे हैं, कंटेंट कहाँ है। तो कंटेंट की क्लैरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते भाषा के प्रवाह के चलते। हाँ। तो मुझे बस इतना ही कहना था और Thank you. तो इसको और आगे अमन भाई नो फीडबैक, हाँ नो फीडबैक। आप छंदों का प्रॉमिस करें कभी या ना करें, छंद इतनी प्राकृतिक इतनी नैसर्गिक चीज़ है कि वो अपने आप आ ही जाएगी। हाँ।
और जब आप अनचाहे भी छंदों का प्रयोग कर लेंगे और आप छंदों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को बदलना पड़ेगा। जैसे बंधे को आप कई जगह बंधे कहते हैं। इस तरह के और भी कुछ कुछ शब्द हैं, पर आप इतना जल्दी पढ़ रहे थे कि मैं नोट नहीं कर पाया। पर इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको दिखेगा कि आप प्रोनाउंसिएशन ख़राब कर रहे हैं और उसकी वजह से वो जो प्रवाह है वो आ जा रहा है। रैप में ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, वो एक इलगल राइम, हाँ, तो इलगल राइम्स होती हैं, रैप में चलती हैं और संगीत की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो संगीतात्मकता है जैसा कि सर ने कहा। पर मुझे नहीं लगता कि जब हम साहित्य के नज़रिए से उसको देखते हैं तो हमको शब्दों के गलत उच्चारण को मान्यता देनी चाहिए प्रवाह के नाम पर। तो बाकी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छे शब्दकोश आपका बहुत अच्छा है, उनका प्रयोग भी बहुत अच्छा है। एक सवाल था कि ऐसे नॉर्मल सवाल है कि कहाँ पे हम साहित्य शुरू करते हैं और कहाँ पे हम रैप और ये, मतलब हम कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करते हैं? जब से एआई आया तब से मुझे एक बहुत शब्द जो मुझे पता था उसका बहुत गहरे अर्थ पता चले, वो होता है कॉन्टेक्स्ट। एआई से कभी कुछ पूछो तो वो बोल देता है कि मैं कॉन्टेक्स्ट भूल गया हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है कि हम गुलजार को कहाँ सुन रहे हैं। गुलजार को हम बीड़ी जगाइए सुन रहे हैं या गुलजार को हम रेख्ता में बैठ के उर्दू साहित्य का वो सुन रहे हैं कि उर्दू साहित्यकार है। तो मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है और उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि रैप में चलता है, रैप का अलग कॉन्टेक्स्ट है, साहित्य का अलग कॉन्टेक्स्ट है। मतलब जैसे आप जब इसको कहीं किताब में लिखेंगे तो आप इसका सही वो लिखेंगे, सही जो इसकी वर्तनी है, जो इसकी स्पेलिंग है, सही लिखेंगे। और तब मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे लगा अरे इस प्रवाह में कुछ तो मिसिंग है। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। समझ गया। एक बिंदु मैं भी कहना चाहूँगा, जो आपका प्रश्न था, आपने कहा कि वो कब रैप हो जाता है या किस तरह की बात, जो आपने प्रश्न तो आपका यही था ना? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहाँ पे लिटरेचर को एक अलग श्रेणी में रख देते हैं और फिर उसके हम रूल्स खुद डिसाइड करते हैं एज ए राइटर, ना कि हम सुनने वाले की तरफ से देखते हैं। हम एक पेडेस्टल पे बैठ के क्यों डिसाइड करते हैं उसको? मेरा ये सवाल, क्यूरियोसिटी है कि गेट कीपिंग क्यों है इसके रूल्स में, मेरा वो जानने का मकसद है। ठीक बात है। इन्होंने जो सर ने जो उत्तर दिया ना, ये संदर्भ की बात तो वास्तविकता में ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में एक और बात है कि दो चार चीज़ों को हम एक साथ मिंगल कर देते हैं। जैसे विधा जो है वो स्टाइल नहीं है, स्टाइल जो है वो अलग चीज़ है। साहित्य जो है वो स्टाइल का फॉर्मेट नहीं है, साहित्य विधा में जुड़ी हुई चीज़ है। स्टाइल जो है वो जीने की कला है, साहित्य जो है जीने की कला नहीं है, जीने का एक विभाग है। इसलिए फॉर्मेट को और स्टाइल को शायद हमको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने की ज़रूरत है। आपके प्रश्न का उत्तर है। समझ गया। थैंक यू फॉर द फीडबैक, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं 3-4 चीज़ें काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, और 6-7 चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, बट आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। वो इस प्रकार है। चलो ये ज़िंदगी की दौर में थोड़ा ठहर जाते हैं, हटाकर चेहरे की सारी मुखौटे खुद से खुद को मिलाते हैं। बहुत भाग लिया शहर की परछाई के पीछे, अब थोड़ा ठहर कर माँ के साथ चाय का लुत्फ़ उठाते हैं। हुआ बहुत लेखा जोखा, हुआ बहुत हिसाब, अब आराम से बैठकर अपनों के साथ मुस्कुराते हैं। ना हुए हम कामयाब तो क्या हुआ, ना हुए हम कामयाब तो क्या हुआ, चलो हाथ जोड़कर प्रभु ने जो दिया उसका शुक्र मनाते हैं। बहुत खा लिया जो मिला सो, बहुत खा लिया जो मिला सो, अब घर चलकर माँ के हाथ से खाने का हर निवाला खाते हैं। चलो अपनों के संग मुस्कुराते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। चलो चुनते हैं शांति को और शोर को हम ठुकराते हैं। महंगे दीवान पर जो नींद ना मिली, उसे गांव की खाट पर ढूंढ आते हैं। महंगी गाड़ियों को बंद कर चलो अब खेत पर ट्रैक्टर की सैर कर आते हैं। पहले थामे जो घर
कर रहा है इंतज़ार, माफ़ी चाहूँगा, पल के थामे जो घर कर रहा है इंतज़ार, चलो आज वहाँ उससे मिलकर आते हैं। चलो ये ज़िंदगी की दौर में थोड़ा ठहर जाते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं। दूसरी जो कविता है वो सारे मैरिड कपल्स को और जो प्रेम के प्रसंग में अभी एंटर कर रहे हैं उनको समर्पित है। इसका शीर्षक है हम। था साथ शुरू किया ये सफ़र हमने, चुना दोनों ने एक दूसरे को हम सफ़र। ज़िंदगी आगे बढ़ी, बात बढ़ने लगी, ना मैं थमा ना तुम रुकी। मुझे लगा मैं सही, तुम्हें लगा तुम सही, और हमारी बात फिर रह गई वहीं के वहीं। कुछ फसाने बने, कुछ बहाने बने, हम एक दूसरे के हो के भी अनजाने बने। थी किस में कमी, था कौन गलत, यह सोच में फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी। यादें हमारी परछाई बन गई, चलो भूले उन यादों को, तकलीफ़ देने वाली हर बातों को। बहुत हुआ मैं और तुम, चलो आज मैं और तुमसे हम बन जाते हैं। चलो आज ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करते हैं। ज़िंदगी की हर मोड़ पर थामे एक दूजे का हाथ, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। प्यार तो हर कोई करता है, चलो आज हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। बहुत हुआ मैं और तुम, चलो आज मैं और तुम हम बन जाते हैं। और ये एक आखिरी कविता है, इसका शीर्षक है इश्क। इश्क दिनों का मोहताज नहीं, ये तो पलों में जिया जाता है। वो हर लम्हा इश्क है जो हमें अपने आप से मिलाता है। बातों से तो सौदेबाजी होती हैं, इश्क वो है जो आँखों से बयां होता है। इश्क वो नहीं जो तुम्हें चांद तारे तोड़ लाने को कहे, इश्क तो वो एहसास है जो एक रेगिस्तान को भी चांद तारों से अद्भुत बनाता है। कौन कहता है कि फना हो जाना इश्क है, इश्क तो वो है जो मौत का भी दिल धड़का जाता है। सिर्फ खूबियों पे फिदा होना तो व्यापार है, इश्क वो है जो खामियों को भी तरक्की की राह पर ले जाता है। पाना और खोना कब से इश्क हो गया, इश्क तो वो है जो हमें निभाना सिखाता है। कौन कहता है लोग इश्क के दरिया में डूब जाते हैं, इश्क तो वो है जो तूफ़ानों में भी तैरना सिखाता है। तुम्हारी मुस्कुराहट में भी इश्क है, तुम्हारी टकराहट में भी इश्क है। गौर से देखा जाए तो तुम्हारे हर बात में इश्क है। तुम्हारा सब भूल कर मेरे सीने से लग जाना, मेरे कंधे पर सिर रख कर घंटों बातें करना, यही तो इश्क है। किसी ने बहुत गलत कहा है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, इश्क तो वो है जो सिर्फ हमें सत्य की राह दिखाता है। इस आखिरी लाइन पे गौर कीजिएगा, इश्क तो वो है जो हमें सत्य की राह दिखाता है, क्योंकि सत्य ही इश्क है और इश्क ही सत्य है। धन्यवाद। अमन जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और सबसे पहले मैं आपकी खूबी की बात करूं कि आपकी रचना की क्लैरिटी है। आप जो कहना चाह रहे हैं आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दूसरी बातें नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कामयाबी का इशारा है किसी रचना के लिए, और ये उसकी ज़मानत भी है। एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक आपने लफ्ज़ कहा लुफ्त, वो लफ्ज़ लुफ्त नहीं लुत्फ़ है। तो अगर आप शायरी कर रहे हैं तो लफ्ज़ों का, डिक्शन का, ताक़ीद लफ्ज़ी का बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आम बोलचाल में हम ज़रूर बोल देते हैं कि माफ़ करना, लेकिन जब उसी माफ़ को शेर में कहते हैं तो हमको मुआफ़ कहना पड़ता है, नहीं तो हमें हमारा शेर जो है वो बहर से खारिज हो जाता है। तो शायरी इतनी बारीक चीज़ है कि उस पर जब साहित्य पर बात करने लगते हैं तो आम ज़बान से ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। ज़रूर। दूसरा ये कि आपने जो तीनों कविताएं पढ़ी, मुझे एक चीज़ लगा कि उसकी ज़रूरत है। एक लफ्ज़ है विन्यास, वाक्य में दोबारा कहेंगे प्लीज। विन्यास किसी वाक्य में
कौन सा शब्द कहाँ आया है, इसको वाक्य विन्यास कहते हैं, जी तरकीब जिसको कहा गया। आपने रचनाएं जो पढ़ी, तीनों रचनाएं पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि आप कविता नहीं सुना रहे हैं, कोई वाक्य सुना रहे हैं, घटना सुना रहे हैं। तो उसका विन्यास इस तरह से आप अरेंज कीजिए कि वो जो सामान्य सी बात है वो कहीं न कहीं साहित्यिक बातचीत लगे। ज़रूर। और तीसरी बात, आखिरी बात, छोटी सी बात है कि आपने आखिरी रचना में एक बात कही कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, जिसने कहा ये गलत है। तो असल में क्या होता है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आप इसको सीधे सीधे कहेंगे तो लोग सीधे वहाँ से जोड़ देंगे जहाँ इसको आखिरी बार, जैसे मैंने 15 दिन पहले एक मूवी देखी थी और उसमें अक्षय कुमार ठीक डायलॉग बोल रहा है, तो मुझे लगा कि आप चरवाकारी कर रहे हैं, ये चरवा है। तो आप वही बात नहीं कहता, उस बात को किस तरीके से कह देना है, कैसे परोस देना है कि बात तो वही है लेकिन नयापन उसमें आ जाए। अगर ये 3 चीज़ें आप तवज्जो करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो गुंजाइश है अच्छे साहित्य की। धन्यवाद। ज़रूर ज़रूर, मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। अमन सिन्हा साहब, आपके बयान में जो एक सादगी है, मैं उसकी दाद देना चाहूँगा। थोड़े जो इश्यूज पकड़ में आए हैं उनकी ज़रा बात कर लेते हैं। आपने अपनी पहली कविता में शायद ये कहा कि सारी मुखौटे, ऐसा कुछ कहा आपने? जी जी, सारी मुखौटे। हाँ। मुखौटा जो है वो पुल्लिंग है जी। तो सारी मुखौटे नहीं, सारे मुखौटे। हाँ, वो बोलने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत बोला। अच्छा, लिखा अगर सही है तो फिर ठीक है, मगर आपने पढ़ा और हमने सुना सारी, तो वो एक चीज़ है। अच्छा, आपने उसी कविता में कुछ ट्रैक्टर की सैर का जिक्र किया। जी। ये भी जुमला कुछ समझ नहीं आया। ट्रैक्टर की सैर माने ट्रैक्टर में बैठ के सैर कर, खेतों का चक्कर काटना। सैर कर। हाँ, तो देखिए, लफ्ज़ों की जो बुनत है, केवल लफ्ज़ों की ही नहीं, ख्यालों की भी जो बुनत है, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, ख़ास करके शायरी में। जी। आम जो बोलचाल की ज़बान होती है, यहाँ तक कि नस्र की भी ज़बान में, गद्य की भी ज़बान में ऐसी बातें चल जाती हैं, लेकिन साहित्य ख़ास तौर पे जो शायरी का मामला है, वहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम ऐसे असावधानी से अपने जो है शब्द न इस्तेमाल करें। थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, और एक और चीज़ है, जैसे आपने जो आपकी दूसरी कविता बाय द वे, उसमें आपने कुछ हर बातों को कहा था, हर बातों को, कुछ तकलीफ देने वाली वाले एक लाइन है आपका। हाँ। हर बातों को, तो हर जो है ना, हर एक फिल्टर का काम करता है, प्लूरल को सिंगुलर कर देता है, तो हर के आगे फिर आप बात बोलोगे। अच्छा। हाँ। हर किसी को, हाँ। हर एक शख्स को, हर बात को, तो हर जो है फनल का काम करता है, बहुत सारे प्लूरल को सिंगुलर कर देता है, तो हर के आगे उसके बाद प्लूरल लगाना जायज़ नहीं है, तो हर बात को, है ना। सर ने भी इसी मिसरे का जिक्र किया, मैं भी उस पर कुछ सवाल उठाना चाहूँगा। गलत है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, जो आप कह रहे हैं जी, ये आपने कह तो दिया, और ये बहुत ही बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट है कि आप बोल रहे हैं कि जिसने ये बोला है वो गलत है, लेकिन इसका आप ठीक से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों गलत है भाई? हम मान भी लें एक पल के लिए गलत है, तो आप उसको जस्टिफाई तो कीजिए कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है। उसके आगे आप कुछ सत्य और इश्क की बात कर रहे हैं, उसका जो आपने स्टेटमेंट दिया उससे क्या कनेक्शन है, ये चीज़ कैसे ड्रॉ होके आई? आपने जो सर के प्रश्न का उत्तर दिया ना, वो ठीक दिया, लेकिन आपने उत्तर दिया पूछने पर। आपकी कविता में होना चाहिए था। हाँ, वो ताकि वो पूछते ही नहीं। वो इसको शायरी में दावा और दलील कहते हैं कि आप किसी बात का दावा करते हैं, फिर आपको उसके बाद उसकी दलील देनी होती है। ये आपने दावा किया कि गलत है इश्क में और जंग में सब जायज़ है, फिर आप इसकी दलील दीजिए ना कि आप ऐसा अगर दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। ये या तो आप स्पष्ट शब्दों में खुद कह दीजिए, या फिर ये बयान हो ये खुल जाना चाहिए सुनने वाले पे, जिस तरह से आपने आगे के मिसरे बांधे हों उससे। ठीक है। अच्छा, आखिरी में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा। आपने शायद जिक्र किया कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, या आप शायद हाँ, ये पहली बार लिखना आपने शायद नया शुरू किया होगा, मुझे नहीं मालूम कि आपका सफ़र कैसा रहा है, कितना लंबा रहा है। लेकिन आप, सादगी तो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अल्टीमेटली कर शायरी रहे हैं, आप कविता लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम गद्य वाली चीज़ों में लाइन ब्रेक दे देना इज़ नॉट पोइट्री, है ना। आपको बात भी काव्यात्मक तरह से करनी पड़ेगी। तो आप
कुछ इसमें से जितने भी आपके मामले हैं, जितने भी फिक्र हैं, इनमें से कुछ शायराना बात निकालिए ना, तभी तो बात बनेगी शायरी वाली। वरना अगर हम सारे मसाले मिला दें और इंडिविजुअली पता चलता रहे कि अच्छा नहीं ये इलायची का स्वाद था, ये मुंह में सिनेमन आ गया, तो इससे बात नहीं बनती है। वो सब मिलेंगे, मिश्रण होगा, कुछ अलग स्वाद निकलेगा, तब बात बनेगी। आपने बहुत सारे इश्यूज जो हैं इकट्ठे कर लिए हैं और उनको एक तरह से कच्चे फॉर्म में परोस दिया है, मगर उनका जो पकाने का काम है वो भी मुझे लगा कहीं ना कहीं बाकी है। तो इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर करूँगा। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई अमन जी, आप पहली बार आपने कहा कि आप पढ़ गए हैं और वो भी सीधे ब्रूटल में आकर, तो बधाई। बस जैसे कि आनंद भाई ने कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कविताएं लिखते लिखते, साहित्य लिखते लिखते हम अपने सामान्य तर्कों को, कॉमन सेंस को थोड़ा सा किनारे रख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर कॉमन सेंस की कमी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम, जिनके बारे में हम एक स्टेप आगे जाके नहीं सोचते। जैसे आपने कहा कि महंगी गाड़ी बेचकर ट्रैक्टर पे घूमते हैं, पर ट्रैक्टर खुद में बहुत महंगा है। 8-9 लाख का एक बढ़िया ट्रैक्टर आता है तो गाड़ियाँ तो उससे सस्ती ही आती। मजाक एक तरफ। तो जैसे आनंद भाई ने हर और सबका एक अंतर बताया, तो अंग्रेजी में इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो ईच और एवरी का अंतर है, कि आप ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, मैं 5-6 साल खुद पूर्वांचल में रहा हूँ, और जो आपका जो क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव है उसको आप कई बार ओवरकम करते दिखते हैं। आप पॉज लेते हैं प्रेजेंटेशन में और फिर उसको इश्क को इश्क ही बोलने की कोशिश करते हैं। वो स्ट्रगल मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहीं ना कहीं दिखा मुझे कि आप अपने अंदर से उस चीज़ को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि ये एक बार मैंने किसी को टोका था कि उसने इसक 2-4 बार इस्तेमाल किया था। तो जैसे अभी अमन भाई ने कहा कि फिर लोग क्या था, फिर लोग बड़े लोगों का वो ले आते हैं कि गुलजार ने भी तो इसक कहा है। तो सब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं कि हम आपके साथ तत्सम हिंदी के शब्द 10 सुनने के बाद हम इश्क भी नहीं सुनना चाहेंगे, इसक तो बहुत दूर की बात है। तो हम उसी जॉनरा के, उसी लय के शब्दों को सुनना चाहेंगे, वरना वो खटकता है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमन सिन्हा भाई, बेहतरीन। हेलो। मैं 2 नज़में पेश करना चाहूँगा। पहली नज़्म मर्द पे मैंने लिखी है। न जाने किस नस्ल की पैदाइश, ताकत और बहादुरी की नुमाइश, खुदा की बेशकीमती आजमाइश, पर अंत में एक खोई हुई फरमाइश। वसीहतें लिखी जाती जिनके लिए, कहलाते हैं ये घर के दिए, खजाने से कर्ज तक सब इन्हीं के हिस्से में आते हैं। सुख दुख की नम आँखें ये बखूबी छुपाते हैं। माँ से नखरे बहन से यूं ही लड़ते हैं। त्योहारों की सफाई के लिए कभी टंकी में तो कभी मचान पे ये चढ़ते हैं। अपने आसपास की खुशियों में खुश हो जाते हैं और सबसे बेहतर तोहफे लाने में अक्सर खो जाते हैं। ये सड़क पर बाहर की ओर चलते हैं, खुद ही गिरते खुद ही संभलते हैं। बहन की विदाई पे कहीं नज़र नहीं आते, बेटी विदा कर चेहरे पे कोई भाव नहीं लाते। अपनी ख्वाहिशों के जनाजे पे सबकी खुशियाँ रख सर आँखों पर उठाते हैं, पर अपनी जहनी बातें ये कहाँ बता पाते हैं। हम सब इनसे कुछ उम्मीदें लगाते हैं, न जाने ऊपर वाले इन्हें किन मिट्टी से बनाते हैं। हर बार इनकी गिनती पहले और बारी आखिर में आती है। ये मर्द यारा कितनी तन्हा प्रजाति है। और अक्सर ये तन्हाई में मैंने महसूस किया है कि मर्द का एक साथी होता है जो उसका दोस्त होता है, जो हर बार एक कंधा बन के हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता है। तो उसी दोस्त के बारे में मैंने लिखा था कि दूसरी नस्ल की दस्तूरें बदली। इसका तात्पर्य यह है कि बचपन से जो आपका दोस्त होता है, तो कई बार आपके ऊपर बंदिशें होती हैं। आप तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बंदिशें बदलती जाती हैं। कभी घर पे आने का वक्त 6 बजे होता है, कभी 12 बजे भी हो जाता है। तो वो लॉ आपके जीवन का बदलता रहता है। तो उस पर लिखा था, दस्तूरें बदली मगर चेहरे हर बार यही थे, ज़बान की इज़्ज़त में कम वक्त थी सही मगर दगाबाज नहीं थे। गिरने पर भरपेट हंसना, फिर मदद का पहला हाथ भी इनका, इश्क की तौहीन करना पर टूटे दिल में साथ भी इनका।
अतरंगी किस्सों की वारदातें हैं कई सारी, कभी फुर्सत लेकर आना तो सुनाऊंगा कहानियाँ हमारी, बताऊंगा कि कैसे उनके मुस्कुराते चेहरे आज मेरी ऊंचाई की पहचान है। ज़िंदगी तो चल रही है सांसों से, पर ये सांसों की वही जान है। और अगर बिछड़े कभी क़यामत की रोज़, तो दूंगा हिसाब उस खुदा को हो के दिल फरोज़, कि कैसे एक एक कर ज़िंदगी में सब एक साथ आए हैं। बताऊंगा कि मैंने दोस्त की शक्ल में फरिश्ते कमाए हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया अंश, आपकी दोनों नज़में बहुत अच्छी लगी, बड़ी सादा सरल सीधे सीधे। ये आपकी शायरी की कामयाबी है। पहली नज़्म पे मुझे कुछ भी नहीं कहना, दूसरी नज़्म पे भी कुछ नहीं कहना, बस एक ही छोटी सी बात कहनी है, जिसको हम बोलते हैं ताकीद लफ्ज़ी, यानी राइट डिक्शन। मैंने कहीं भी नहीं, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है भरपेट हंसना, जी खोल के हंसना, जी भर के हंसना। पहली बार इस्तेमाल मुस्तमल हुआ, मैंने देखा भरपेट हंसना। हो सकता है कई बार, जैसा सर ने कहा ना कि किसी ने एक बार कह दिया तो हम कई बार उसे कॉपी करने में अपने लीक को छोड़ देते हैं। जैसे मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, कुछ दिनों के लिए वो हरियाणा में चले गए, वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कहा हमने नहीं जाना है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि क्या कहना चाह रहे हैं ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो हमने कहा कि मैं आपकी मतलब परिस्थिति को समझ सकता हूँ, आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? तो बुरा मान गए। हमें चाह रहा था कि बुरा माने, ताकि मैं सीधे सीधे कहता तो मेरी बात पे तवज्जो नहीं करते, लेकिन ऐसा कहने से उन्होंने गौर किया और कसम कर एक आदमी को जानता हूँ मैं, फिर से वापस आ गया और ठीक कहने लगे। तो मेरा यही कहना है कि जब हम अल्फाज हैं, हमारे पास लफ्ज़ हैं, फ्रेज़ हैं, सही फ्रेज़ करेंगे तो ज़्यादा अपील करेगा। एक मिनट के लिए थोड़ा सा चकाचौंध, शायरी चकाचौंध नहीं है, चकाचौंध करने वाली चीज़ सीधे ब्लास्ट होती है, ख़त्म हो जाती है। हमें वैसी शायरी नहीं करनी है। शायरी करनी है कि जब हम चले जाएं तो बोले अंश क्या पढ़ के गए हैं यार, ये शायरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स ऑल। अंश भाई बधाई हो, दो बहुत उम्दा नज़में कहीं आपने। ज़्यादा कुछ इजाफा करना नहीं चाहूँगा, बस एक जगह जो आपकी दूसरी नज़म थी दोस्त के ऊपर, उसमें आपने कुछ ये सांसों की वही जान है, ऐसा कुछ पढ़ा आपने? ज़िंदगी तो चल रही है सांसों से, पर इन सांसों की वही जान है। इन सांसों की आपने अभी पढ़ा। हाँ। अगर आपने पहली बारी में भी यही पढ़ा तो ठीक है, मुझे सुनाई पढ़ा ये सांसों की वही जान है और मैंने यही नोट किया, बाकी तो मेरी तरफ से कुछ नहीं। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई अंश, दोनों ही नज़में बहुत अच्छी थी। मेरा बस एक ही इशू है, जो इलीगल राइम्स हो गई हैं, जैसे कि आपने बोला आती है प्रजाति है, तो सही जो उसका डिक्शन है वो प्रजाति है, जाति नहीं है, जाति। तो बाकी बहुत ही बढ़िया था और मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके इस दोनों नज़मों पे कोई कमेंट है, बल्कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें तो आपके अंदर जो ख्याल हैं, जो मुझे दिख रहा है कि अच्छे हैं, तो वो और बेहतर तरीके से बेहतर शब्द और बेहतर मेटाफर, बेहतर इस्तियारे लेकर बाहर निकल सकते हैं और आपकी ही कविता और आगे अच्छी होगी। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये फीडबैक में कॉपरेट करना चाहूँगा। थैंक यू। कोई पहचानता है कि ये चिराग भाई हैं? ये पिछले ब्रूटल माइक के बाद दाढ़ी वाड़ी कटवाए हैं। आज देखना ये है कि अगली बार जब आएंगे तो कैसे बदल के आएंगे। शुक्रिया डॉकी भाई। एंड सर हैं, आनंद भाई हैं, शुक्ला हैं। तो पिछली यादों से कुछ सीख के कोशिश जारी रखने के लिए फिर से आया, तो कुछ गज़लों की कोशिश की है। लिखा था ऐसा कि मौत का सामा बस्ते से एक अरसे बाद निकाला है, फिर से बीते हुए एक हादसे ने असर गहरा डाला है। मेरे तजुर्बे की स्याही ने हस्ती पर कालिख मल दी, तन्हाई ने खामोशी से इस किरदार को ढाला है। नादानी की सफ़ेद चादर ओढ़ बीता था एक बचपन, एक जवानी जिसके पहलू का रंग गहरा काला है।
मेरे तजुर्बे की स्याही ने हस्ती पर कालीख मल दी, तन्हाई ने खामोशी से इस किरदार को ढाला है। नादानी की सफेद चादर ओढ़ बीता था एक बचपन, एक जवानी जिसके पहलू का रंग गहरा काला है। हुई मोहब्बत तो ऐसी जिसमें शर्मा जी बर्बाद हुए, हुई मोहब्बत तो ऐसी जिसमें शर्मा जी बर्बाद हुए। पागलपन का खेल जरा सा महंगा और निराला है। कुछ यादों से भरी तिजोरी खोलना चाहा तो देखा, कुछ यादों से भरी तिजोरी खोलना चाहा तो देखा। दाग लगी हकीकत का इस पर बड़ा सा एक ताला है। जब कमरे में हार के लौटे दरवाजे को बंद किया, जब कमरे में हार के लौटे दरवाजे को बंद किया। हाथों में लेके मां की साड़ी को पंखे तक उछाला है। तब रेडियो पे बजती हुई गजल ने हमको रोक लिया, तब रेडियो पे बजती हुई गजल ने हमको रोक लिया। यूं खुदकुशी को फिर एक बारी किसी कलम ने टाला है। तो ये एक गजल की कोशिश थी। अगली एक और कोशिश है, लिखा है ऐसा कि दुनिया का ये ताना बाना रास नहीं आया, जीते रहे पर जीना कुछ खास नहीं आया। इस अकेलेपन में रही एक हमनवा की दरकार, सबने सुन लिया पर कोई पास नहीं आया। बेचारा दिल चाहत की तलाश में बिखरा और फिर टूटा हुआ लौटा घर पर उदास नहीं आया। फिर इंतजार ने पिया जहर हकीकत का, मौत आई पर एक नब्ज शनास नहीं आया। एक और आखिरी कोशिश पे गौर करिएगा आप लोग। हम मशरूफ क्या हुए मंजिल को पाने में, हम मशरूफ क्या हुए मंजिल को पाने में। एक मायूसी सी बिखर गई सारे जमाने में। इश्क की राहों पे जब जब हमने कदम बढ़ाए, बेचारगी ने कसम ना छोड़ी। इश्क की राहों पे जब जब हमने कदम बढ़ाए, बेचारगी ने कसर ना छोड़ी पांव जलाने में। यहां कोई ना आया पूछने हमसे हाल हमारा, सब लगे रहे हकीकत से रिश्ता निभाने में। एक दौर में ख्वाब देखना तब मुहाल हुआ, जब नींद ने देर कर दी आंखों तक आने में। चंद लम्हे ही मिले थे जिंदा रहने को, वहां खर्च होते रहे जहां एक जिंदगी कमाने में। शायर की किस्मत अब तक रही कुछ ऐसी, मकता है कि शायर की किस्मत अब तक रही कुछ ऐसी, कलम टूट गई एक अच्छी गजल बनाने में। शुक्रिया। जी सर। चिराग जी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपकी आवाज़ वगैरह बड़ी दमदार है और आप मंच के शायर हैं। मुझे थोड़ी सी बातें कहनी है, चूँकि आप गज़ल की शायरी कर रहे हैं आज, बड़ी डेलिकेट सिन्फ है ये। तो गज़ल की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें कुछ ख़ास ज़रूरतें, एकदम इब्तदाई दौर की ज़रूरतें, जैसे काफ़िया और रदीफ़, उसको आपने पकड़ा है। काफ़िया रदीफ़ आप तकरीबन निभा रहे हैं। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हिंदी में एक ही जैसे लिखे जाते हैं, उर्दू में अलग लिखे जाते हैं। जैसा लफ्ज़ है ख़ास लिखने में जो सौ है उसमें स्वाद आता है, और दूसरी बात यह उदास लिखने में सीन आता है, लेकिन हिंदी के लिए चलेगा, हिंदी के एतबार से ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, अगली बात, वो बहर। जब आप गज़ल कहते हैं तो बड़ी ही सख्त और बहुत बेसिक ज़रूरत है गज़ल का बहर में होना। बहर पर कई जगह, बल्कि मुझे कोई एक दो शेर शायद मतलब मुकम्मल बहर पे आए हों, लेकिन ज़्यादातर अशार जो हैं वो बहर के एतबार से शायरी में नहीं आ रहे हैं। जो बहर आपने उठाया है, जो बहर जदीद है,
उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है जिस बहर पे आपने कहा है। मीर की बहर है ना जिसमें उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो पत्ता और जाने ने का नून गिर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी बहर में इसकी इजाज़त है। बड़ी फ्लेक्सिबल बहर है, लेकिन उसमें भी कई जगह आपके अशार जो हैं वो ज़मीन से गिर रहे हैं। अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो आपका मफहूम अच्छा है, विषय वस्तु अच्छा है। जैसे आपने आखिरी गज़ल में जो काफ़िए लगाए एकदम अच्छे अच्छे काफ़िए थे, कहीं उसमें कोई गिरने की जगह नहीं थी। आने जाने ज़माने ये जो आया था इसमें कोई गिरने की गुंजाइश नहीं होती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर इस पहलू पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ी तवज्जो कर दें तो मुझे लगता है कि गुंजाइश है। बिल्कुल सर, काम चल रहा है सर उस पर, बिल्कुल। चिराग भाई, हाँ जी, चलो कोशिश की तो बधाई है आपको। और एक दो पहले जो एकदम ही बेसिक सी टेक्निकल बातें हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल फीडबैक में जाएंगे। तजुर्बे लफ्ज़ नहीं है, तजर्बे। तजुर्बे नहीं, तजुर्बा या तजुर्बा नहीं है, तजरेबा है। ओके, फाइल जी, तजुर्बा। या अगर आप 1 to 2 की ज़बान में समझें तो तजुर्बा गलत है, 1 to 2 नहीं है, तजरबा 2 1 2, ठीक है, तजुर्बा जी। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपने कहीं शायद मशरूफ शब्द कहा, मसरूफ, हाँ, आपने, आपको गौरव भाई ने दोबारा पढ़ने को भी बोला, आपने दोबारा भी मशरूफ पढ़ा, ऐसा सुनने में लगा, लेकिन शब्द मसरूफ है। जी जी, ये दो बातें। और अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बिना तखल्लुस के मक्ता नहीं कहेंगे, शेर आखिर कहेंगे। आखिरी शेर में अगर तखल्लुस आए जो आपका अनजाना है, वो मैंने गलती कर दी, मक्ता बोल तो दिया, मक्ता लेकिन तभी कहेंगे जब मेरा तखल्लुस नहीं था उसमें। जी जी, अच्छा जी। तो अब ये तो बातें हो गई जो एकदम ही मतलब इमीडिएटली आप यूं फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी और पेचीदा चीज़ों पर आते हैं जी। आपने यार इस बात पे थोड़ी हैरत भी है, आपने बहर उठाई तो सीधा बहरे मीर उठाई, जिसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। उसकी एकमात्र शर्त है रवानी, फ्लो में होना चाहिए। बाकी किसी 2 का किसी 1 का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। फेलुन बस प्लेस होल्डर है, वहाँ पे कोई भी 2 1 बन सकता है वगैरह, लेकिन उसकी बस एक शर्त है कि रवानी है ना। और आपके कई मिसरों में वो रवानी धड़ाके से गिर के टूट रही है, और ये चीज़ आपको महसूस हो जी, मैं समझ गया था जब मैं जी। तो इसमें बस मेरी इतनी सी राय है, मेरी इतनी सी टिप्पणी है कि आप पहले थोड़ा बेसिक्स समझ लें, 1 2 चीज़ें होती क्या हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा गौर फरमाएं, सीख लें कि 1 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं। बेसिक बहुत आसान बहरे हैं। आप यकीन मानिए, खुमार बाराबंखवी साहब का नाम सुना है आपने जी। ज़्यादातर गज़लें उन्होंने 1 to 2 into 4 की बहर में कही है, जो कि सबसे बेसिक बहर मानी जाती है। कोई भी जब जी बहरे मुतकारिब, उसमें जब कोई भी नया सीखने लगता है तो सबसे शायद इब्तदाई जो बहर उनको दी जाती है वो बहरे मुतकारिब ही है ना। इस जैसी बहर में खुमार जैसे बड़े शायर ने अपनी ज़्यादातर शायरी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बेसिक बहर है, इसमें मैं नहीं कहूँगा मुझे कोई बहुत एडवांस बहर ही पकड़नी है, गैर सालिम बहर पकड़नी है, ये वो। आप सिंपल बहरें उठाएं जिनमें पोजीशंस फिक्स्ड हैं, जिनमें लफ्ज़ आप आराम से बरत कर बहर की जो बुनत होती है ये चीज़ें आप पकड़ सकते हैं जी। उसके बाद बहरे मीर पे जाइए जहाँ पे कोई रूल्स हैं ही नहीं। या तो आपका जो इंट्रिंसिक सेंस ऑफ रिदम है वो इतना स्ट्रांग हो कि आप मात्रिक छंद में फटाफट कह दें चीज़ें, वो क्लियरली नहीं है। तो बात यह है कि बहर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपके ख़यालों को और आपकी बात को अमर रखता है, ठीक है। क्योंकि लोग आपकी बात रिदम में याद रख पाएंगे, आपको सुनकर आपकी बात रिदम में रख पाएंगे, इसलिए इसका जो है पालन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, ये काम सीखना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप शिद्दत से अगर एफर्ट मारेंगे तो हफ्ते भर में हो जाने वाली चीज़ है ये। बहरे मुतकारिब तो ख़ास करके
आप आज बैठ के 1-1.5 घंटे का इस पे अगर अभ्यास करेंगे तो आपको ये बहर आ जाएगी। जी तो प्लीज़ इस पे गौर फरमाइए जी और कोशिश कीजिए। बिल्कुल, अगली बार और बेहतर आएंगे। जी चिराग जी, मैं क्या ही कहूँ, अभी सर ने बताया इनके कोई मित्र थे, वो हरियाणा में रह के आए कुछ महीने। आप तो आते ही हरियाणा से हैं। चश्मे निकाल दो यार, कातिल लग रहे हो आज। थैंक यू। ये बात कि जैसे आप बहुत आसपास रहते हैं बहरे के, मैं एक अनंत भाई से ना इत्तेफाकी रखता हूँ इस बात से कि मुझे लगता है कि बहरे में बहुत आसान बहर है। इवन मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने उसी में लिखना शुरू किया था, बट शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं पहले हिंदी में लिखता था, हिंदी से उर्दू में आया, और हिंदी में योगात्मक छंदों की बहुत आया था, बहुत आसान लगे मेरे लिए, बहुत इंट्यूटिव था। तो जैसे आप कुछ भी पढ़ते, आपकी कोई भी मिसरा बहर से बाहर, वो थोड़ा सा इधर उधर करके, जैसे मेरे तजर्बे की स्याही ने हस्ती पे कालिख मल दी, और थोड़ा पढ़ने का जो टोन है, जो रवैया है, जो रवानी है, वो बहर के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। आपकी ही लाइन है, मैंने इसमें केवल एक छोटा सा वो डाला है ने, और पूरा बहर सेट हो गया है। मेरे तजर्बे की स्याही ने हस्ती पे कालिख मल दी। आप बोलते हैं कहीं पे बड़ा सा एक ताला है, आप इसको कीजिए एक बड़ा सा ताला है, फ्लो आ गया, रवानी आ गई, बड़ा सा ताला। ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अगर एक बार वो लय, वो धुन अगर अपने दिमाग में बना लें तो शायद उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब बहर गिन के कागज़ पे लिखनी भी ना पड़े, और बहुत कुछ बहुत इंट्यूटिवली हो जाए। एक सजेशन, एक सुझाव है। बाकी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत यार, बाकी आपका विषय वस्तु अशार की ठीक काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। थैंक यू सो मच।